नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की सीधे संसद भवन के बाहर से। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज कई सारी बड़ी खबरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काशी दौरे के दूसरे दिन आज वाराणसी में थे और वहां उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी किया। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बोलते हुए गुलामी के कालखंड को याद किया। उन्होंने कहा जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण करने शुरू किए तो सबसे पहले उन्होंने चुन चुनकर भारत की आस्था के प्रतीकों को अपना निशाना बनाया ताकि लोगों की सोच पर, ज़हनियत पर चोट कर सके। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो होना यह चाहिए था कि सबसे पहले इन प्रतीकों का पुनरुद्धार होना चाहिए था, इनको इनका गौरव दोबारा मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार की घटना को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उस वक्त तो ये आलम था कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था और उस पर भी विवाद हो जाया करते थे कि कौन नेता वहां जाएगा, वहां शामिल होना चाहिए सरकार में से किसी को या नहीं। लेकिन आज वक्त बदला है। आज सभी ऐसी सांस्कृतिक धरोहरों का पुनरुद्धार किया जा रहा है और वो लोग देख भी रहे हैं। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण तक का विरोध किया गया था और ये सोच दशकों तक देश पर हावी रही। देश अब लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व की घोषणा कर रहा है। जो काम सोमनाथ से शुरू हुआ था वो अब एक अभियान बन गया है। आज काशी में विश्वनाथ धाम की भव्यता भारत के अविनाशी वैभव की गाथा गा रही है। आज महाकाल महालोक हमारी अमरता का प्रमाण दे रहा है। आज केदारनाथ धाम भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। देश में राम सर्किट के विकास के लिए भी तेजी से काम हो रहा है और अगले कुछ सप्ताह में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री काशी में थे और वहां उन्होंने बात की सनातन के पुनरुद्धार की, सनातन के प्रतीकों के जीर्णोद्धार की। और ये मौका था बनारस में बात करते हुए उनके सामने, क्योंकि काशी कॉरिडोर का जैसे कायाकल्प हुआ है वो तो सब लोग देखते हैं। और केवल एक ये बनारस की बात नहीं है, उज्जैन का महाकाल लोक हो, केदारनाथ धाम की चर्चा उन्होंने की, या राम सर्किट किस तरीके से बसाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। हम कहानी कुर्सी की में शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री ने बात आज क्यों कही और क्या महत्व है इसका चुनावी दृष्टि से भी। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, स्वागत है हर्षवर्धन जी। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, राहुल जी स्वागत है। और समीर चौगांवकर साहब, समीर जी आपका बहुत स्वागत है। जहां वो बात कर रहे थे कि सोमनाथ मंदिर का, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो ये सब जानते हैं कि उस वक्त जो पहले राष्ट्रपति थे वो वहां जाना चाहते थे और गए भी थे। लेकिन पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को ये पसंद नहीं था कि ऐसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसे किसी धार्मिक कार्यक्रम के अंदर जाए। और ये बात कोई अब हियरसे वाली बात नहीं है, ये तो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। प्रधानमंत्री ने आज उसका भी जिक्र किया। हर्षवर्धन जी। सौरभ जी, मुझे लगता है कि कई बार हम लोग किसी विषय पर जब बात करते हैं तो उसके संदर्भों में कुछ बातें अगर नहीं जुड़े तो पूरी तरह से समझ में नहीं आएंगी। जैसे एक बात मैं हमेशा मानता हूं और ज़्यादातर लोग मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब अंग्रेज़ों की गुलामी से हम आज़ाद हुए, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, तो जाने किन वजहों से, हो सकता है कि उनकी जो शिक्षा दीक्षा रही हो सकता है कि उनका जो सानिध्य संगत रही हो सकता है कि उस वक्त का एक दबाव रहा हो कि नहीं अभी तो पाकिस्तान बना है, मुसलमान कटकर चले गए हैं, जो यहाँ है उनके लिए तो एक शब्द आ गया सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। ठीक है, उसको आपातकाल में इंदिरा जी ने संविधान में भी प्रियम्बल में घुसा दिया। लेकिन बताइए कि जिस देश की हजारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत हो, जिस देश की सभ्यता के जीवंत सभ्यता के प्रमाण आधुनिक तरीके से मिल रहे हो, आधुनिक विज्ञान के जरिए मिल रहे हो, वहां ये कहा गया कि ना उस सोमनाथ मंदिर को जिसको 16 बार तोड़ा मुगल आक्रमणकारियों ने, उसको बनाने में हमारे देश के राष्ट्रपति नहीं जाए और उसके लिए हमारे देश का प्रधानमंत्री जिद कर रहा है।
जब इस बात को हम संदर्भ के साथ समझते हैं तो दरअसल हमारी देश की आत्मा को मारने का प्रयास भारत की राजनीति ने किया। उस आत्मा की पुनर्स्थापना का प्रयास नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और मैं बार बार उसको जोड़कर कहता हूं कि ये वो प्रयास है जो मुगलों के समय में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने देश भर में भारतीय संस्कृति के निर्माण और पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान के लिए किया था। अब इसका राजनीतिक लाभ आप मान लें या कहें कि सामाजिक चेतना इतने उच्च स्तर पर पहुंच गई है कि शायद अब उसका राजनीतिक लाभ बहुत पीछे दिखता है। समाज ऊपर आ गया है, समाज की चेतना जाग गई। नहीं, आप इस जो काम इस कालखंड में हो रहे हैं उसको अहिल्याबाई होलकर ने उस जमाने में जो किया था, आक्रांताओं ने जो भी नुकसान पहुंचाया हमारे धार्मिक प्रतीकों को, उनको एक बार फिर से पुनरुद्धार करके उसकी तुलना करते हैं आप? अगर आप ध्यान से देखें तो जितने मंदिर हैं ये, और विशेष करके अगर हम कहें कि काशी विश्वनाथ धाम की, तो क्या था, आज भी हम उसका एक कहें कि संघर्ष तो चल ही रहा है। हम ठीक है न्यायालय के जरिए जाएंगे, हम आधुनिक समय में हैं, लेकिन काशी विश्वनाथ बाबा का मंदिर वो गलियों में उस तरह से दबा हुआ सा, वो किस भाव में हम रह रहे थे भाई? राम मंदिर सीखचों में जाना है और वहां आप रुक नहीं सकते हैं। सीखचों में जाते हुए आपको अगर कोई पुलिस वाला बताता नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि टेंट में रामलला, वो राम विग्रह है कहां, वो राम दरबार कहां पर है। आप जब मथुरा में जाते हैं तो हमें बिल्कुल नहीं उधर नहीं देखना, ईदगाह मस्जिद की तरफ मत देख लेना। ये हमारी जो चेतना की चीजें होनी चाहिए, जिनको देखकर हमें गर्व का अनुभव होना चाहिए था। और आज देखिए नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, उन सब का पुनरुत्थान कर रहे हैं और उसके साथ जो गर्व की भावना है, जो हमारी अपनी भावना, जिसको लेकर हम किसी तरह का अंदर से कोई ना वो आत्महीनता का बोध नहीं हो, ये वो महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए मैं उसी कालखंड से तुलना कर रहा हूं जब अहिल्याबाई ने देश के हर हिस्से में शिव मंदिरों का, एक तो वो तो खैर बहुत बड़ी शिव भक्त थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वही करते दिख रहे हैं। अब ये कोई ऐसा काम तो है नहीं कि इससे पहले की कोई सरकार चाहती तो नहीं कर पाती। राहुल जी, किसी ने सोचा नहीं, या जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि वो उस वक्त की सो कॉल्ड सेक्युलर राजनीति का दबाव था कि आप ऐसे काम करते हुए दिखना नहीं चाहते थे, खास तौर पर आज़ादी के बाद, जहाँ चूंकि प्रधानमंत्री ने उस वक्त का जिक्र किया है। आज भी लोग ये बात कहते हैं कि भाई जिन बातों को लेकर विवाद था, विवाद रहा आज तक है, काशी, मथुरा, अयोध्या, कम से कम ये विवाद तो हमेशा के लिए हल किए जा सकते थे, उस वक्त तो कोई रोकने वाला भी नहीं था। बिल्कुल, अब ये कोशिश भी हो रही है। जबकि देखिए कि आज शायद ये भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के मन में रहा होगा कि जो श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह का मामला है, उसमें एडवोकेट कमिश्नर को अपॉइंट किया जाना है आज, और उसमें ये भी तय होना है कि किस तरह से वो सर्वे किया जाएगा उसका, और ये सारी बातें भी आज तय होनी है। ये भी होगा कि किस तरह से जो है कोर्ट के सामने रिपोर्ट रखी जाएगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने। तो ये सारी बातें उनके कहीं ना कहीं मन में होंगी, तभी उन्होंने ये बात कही है। और ये बात तो सही है कि जिस तरह से विभिन्न जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनका पुनरुद्धार किया जा रहा है, उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, ये बात तो सबके सामने है और ये किया जाना चाहिए था, पहले भी किया जाना चाहिए था, अब नहीं किया गया है। देखिए ज़्यादातर जैसे अब श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला है, जो पूरा विवाद है, बेसिकली अगर हम उसको कोर्ट के संदर्भ में देखें तो वो एक ज़मीन का विवाद है कि कितने एकड़ ज़मीन जो है वो जो है ट्रस्ट, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है उसके पास थी, उस पर किस तरह से मस्जिद बनाई गई। अब उसमें अगर आस्था की बात करेंगे तो ये कोई नहीं भूल सकता कि किस तरह से उस मंदिर को 3 बार तोड़ा गया, किस तरह से मुस्लिम आक्रमणकर्ता थे उन्होंने किस तरह से तोड़ा, किस तरह से उस मंदिर को बार बार बनाया गया। देखिए वहाँ पर जो पूरा स्थल है वो हिंदू आस्था का बहुत बड़ा स्थल है और मुझे लगता है कि उसमें जो कोर्ट है वो जब इस भूमि विवाद का फैसला करेगा तो ये भी ध्यान रखेगा कि किस तरह से वहाँ पे इस तरह के जो है संकेत मिलते हैं, इस तरह के जो ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं कि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो ये बातें ध्यान में रखी जाएंगी और इसमें कोई, देखिए वहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं है कि मुस्लिम आस्था का कोई केंद्र रहा हो, वो हिंदू आस्था का केंद्र है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय को भी ये समझना होगा और उनको भी आगे बढ़कर अगर वो ये कहते हैं कि नहीं, आप अपना ये जो आपकी आस्था का स्थल है यहाँ पर आप अपना मंदिर पूरी तरह से बनाएं, अपना भव्य मंदिर बनाएं, तो इसमें मेरे ख्याल से उनकी तरफ से भी बड़प्पन होगा। और अब तो लगभग 1 महीने का वक्त बाकी, आज जब प्रधानमंत्री ये बातें कह रहे हैं, जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने जा रहा है 22 तारीख को, निश्चित रूप से मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी का जन्म ही इसलिए हुआ है कि वो हिंदू
संस्कृति और हिंदू सनातन के जो मंदिर है उसका पुनरुद्धार करें। आप देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव लड़ना था 2014 में, तो उन्होंने बड़ौदा के साथ बनारस संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था। बाद में उन्होंने बड़ौदा से इस्तीफा दिया और बनारस से, वाराणसी से वो सांसद बने रहे। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी के जहन में जरूर रहा हो कि मुझे बनारस से सांसद बनना है, बनारस के काशी मंदिर को मुझे भव्य बनाना है, और इसके अलावा मुझे जितने भी पुराने जो मंदिर है जो उनका जीर्णोद्धार करवाना है, जो मुगलों के समय जिनका नुकसान किया गया था उन्हें फिर से बनाना है, और इस सनातन धर्म के जितने मंदिर है उन्हें मुझे फिर से नई ऊंचाइयों पर लेके जाना है। आस्था के जो केंद्र है उन्हें एक नया रूप देना है। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी 2014 के बाद लगातार इस मुहिम में भी जुटे रहे। आप देखेंगे कि काशी के अंदर आप देखेंगे कि उन्होंने जो मंदिर बनाया, अयोध्या में राम मंदिर बन ही रहा है। अब इसके अलावा मथुरा एजेंडे में आ ही रहा है, मथुरा का मंदिर कोर्ट के माध्यम से। तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस दिशा में भी कार्य करते रहे कि कैसे कि हिंदुओं के जो पुराने और धरोहर मंदिर है, आस्था के प्रतीक है, उन्हें कैसे उनका सम्मान लौटाया जाए और कैसे उन्हें भव्य बनाया जाए, जिससे दुनिया में इस सनातन का डंका बज सके। अच्छा, शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसको लेकर के अलग अलग जो है शब्द गढ़े जाते हैं। जैसे इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन को उनके समर्थक प्रोएक्टिव शासन कहते हैं, प्रोएक्टिव गवर्नेंस कहते हैं। उन्होंने एक बार मंत्र दिया था खुद की मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक शब्द दिया और उन्होंने कहा कि मैं आज की शासन व्यवस्था को, नरेंद्र मोदी के शासन को गीता गवर्नेंस कहता हूं। तो उनकी बात जरा सुने आप, फिर ये गीता गवर्नेंस किस लिहाज से वो कह रहे हैं इस पर आगे बात करेंगे। भारतवर्ष की प्रेजेंट जो गवर्नेंस है, इसको मैं गीता गवर्नेंस कह सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन आपके सामने कौन है? रिश्तेदार होंगे, जानकार होंगे, गुरुजन होंगे, प्रियजन होंगे, मित्रजन होंगे। पथ भ्रष्ट मत हो, कर्तव्य को मत छोड़ो, कर्तव्य को करते रहो। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज यही कर रहे हैं। तो ये उपराष्ट्रपति कह रहे थे, आपने सुना, उन्होंने कहा मैं आज के शासन व्यवस्था को गीता गवर्नेंस कहता हूं। हम सब, उन्होंने थोड़ा बहुत उसका उल्लेख किया। भाई, अर्जुन के सामने महाभारत के युद्ध के वक्त तो भाई बंधु थे, सब रिश्तेदार थे। अब जब वो तुलना करते हैं प्रधानमंत्री के इस शासन व्यवस्था की गीता के साथ और गीता गवर्नेंस कहते हैं, तो कैसे रिलेट करते हैं आप इसको हर्षवर्धन जी? देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि हम लोग जब ये चर्चा कर रहे हैं तो कुछ आंकड़े भी मैं इसके साथ और जोड़ दूं तो वो अच्छा रहेगा। भाई, पहले सब मानते थे कि अब आए तो ताजमहल के अलावा कुछ है नहीं। अब ये कहते हैं कि भैया अयोध्या हो आए तो फिर कुछ जीवन सफल हो जाए, काशी हो आए तो जीवन सफल हो जाए, मथुरा प्रयाग हो आए तो जीवन सफल हो जाए। और तो और जो अब दिल्ली लोग आ रहे हैं वो कुरुक्षेत्र भी जाते हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष यहाँ भी एक गीता महोत्सव होता है। और देश के हर हिस्से में ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिससे आर्थिक व्यवस्था भी जुड़ी है, सामाजिक व्यवस्था भी जुड़ी है। जब आप कहते हैं गीता गवर्नेंस, तो क्या, तो एक तो अभी 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बने हैं, तो किसी की कोई ठेकेदारी नहीं है, किसी के घर परिवार का नहीं हो गया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने साक्षात्कार में कहा कि भाई ऐसा नहीं, एक आदमी ब्रांडिंग कर लेता है, आप लोग उसी को मान लेते हैं, जबकि उसी तरह के और अच्छा काम करने वाले लोग हैं। दूसरा, आपके घर परिवार, भाई बंधु बांधव क्या उससे लाभान्वित हो रहे हैं क्या? तो अब नरेंद्र मोदी का जीवन तो ऐसा उदाहरण है कि जिस तरफ शायद हम सब के लिए अकल्पनीय है, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम लोग बहुत छोटे सामान्य लोग हैं, फिर भी घर परिवार के लोग कहते हैं जरा 2 काम नहीं करा पाए, अरे छोड़िए, एक छोटा सा टिकट कंफर्म नहीं करा पाए तो लोग कहते रहे। और सोचिए, जो व्यक्ति इतने वर्षों से लगातार 20 वर्ष से अधिक समय हो गए, 22 वर्ष हो गए, और वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, उसके ऊपर कितना दबाव होगा। उसी उदाहरण पर देश के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी चलने का प्रयास कर रहे हैं। हमने योगी आदित्यनाथ के भी परिवार को देखा, उसी तरह का सामान्य जीवन, अभी भी उसी अवस्था में पहाड़ के गांव में रहते हैं। और ये जब दबाव बनता है ऊपर से, तो सचमुच वो गवर्नेंस, जिसको धनखड़ साहब गीता गवर्नेंस नाम दे रहे हैं, अच्छा है, इस तरह की भी चीजें चलती हैं। नायडू साहब ये बहुत करते थे, तो अच्छा है, उस तरह उस कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन ये सचमुच अपने लोगों से इतर पूरे समाज को, या अगर हम उसको और भाषा में कहें, लोकतंत्र में अंतिम व्यक्ति तक कोई योजना पहुंचे और किसी ताकतवर की वजह से किसी का हिस्सा न कट जाए, ये मुझे लगता है होना चाहिए, और ये होता हुआ बहुत हद तक दिख रहा है। गीता की बात आई तो गीता का सबसे बड़ा जो संदेश है वो तो ये कर्म कर फल की इच्छा ना कर।
लेकिन ऐसे शासन चलता है क्या? और क्या नरेंद्र मोदी की सोच में कहीं भी आपको ये बात दिखाई देती है? क्यों नहीं दिखाई देती? अगर नरेंद्र मोदी हार्ड फैसले कर रहे हैं, जो सख्त फैसले कर रहे हैं, जिस तरह से वो जो काला धन है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हर्ट होंगे जो कि शायद कभी ना कभी बीजेपी समर्थक रहे हों या पार्टी के समर्थक रहे हों, ऐसे लोग उसमें फंसेंगे। और ऐसा अगर वो कर रहे हैं तो वो पॉलिटिकली तो उसको सही नहीं कहा जा सकता, कि पॉलिटिकल माइंड में तो वो सही बात नहीं है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ लक्ष्य रखा है कि मुझे इस देश को सही करना है, यहाँ पर जो कानून है, व्यवस्था है, उसको सही करना है, जो लोग देश का धन जो है वो चुरा रहे हैं उनको पकड़ना है। तो उन्होंने जो लक्ष्य रखा है वो सही दिखाता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है, कौन मेरे भाई बंधु है, कौन नहीं है। मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि देश जो है आगे बढ़े। और दूसरा, हमने देखा है कि राजनीति में जब कोई व्यक्ति ऊपर जाता था तो उसके भाई बंधु सब जो हैं, उससे जुड़े हुए लोग जो हैं, वो सबका उद्धार हो जाता था, उनके सबके पास पैसा आ जाता था सबका। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अभी तक राजनीतिक सफ़र रहा है उसमें हमें ये देखने को मिला कि ऐसा कहीं पे कुछ नहीं है और कोई आरोप तक नहीं लगा सकता। इनफैक्ट बल्कि आप लोग ज्यादा जानते होंगे, हम तो भाजपा वाले जितने लोगों से मिलते हैं सब ये कहते हैं कि इस सरकार में अपने ही काम कराना सबसे ज्यादा मुश्किल है। और ये बात सही है, भाजपा में जब आप किसी के पास जाते हैं और कोई काम बोलते हैं तो मुश्किल है, वो रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही काम करना चाहते हैं। तो ये एक सही शासन व्यवस्था है, शायद इसीलिए इसे जो कहा गया है कि गीता से जोड़ा गया। कुछ कहना चाहेंगे समीर जी? फिर मैं पी चिदम्बरम साहब ने आज एक लेख लिखा है 2024 को लेकर के, बड़े इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने कही हैं। देखिए, धनखड़ साहब ने कहा है कि गीता गवर्नेंस का मॉडल है। अब मैंने तो पूरी गीता पढ़ी नहीं है, गीता में 18 अध्याय है, पहले अध्याय में 47 श्लोक है, मैं 5-6 श्लोक ही पढ़ पाया, फिर उसके बाद में पढ़ नहीं पाया उसको। धनखड़ साहब ने पूरी गीता जरूर पढ़ी होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्यशैली है वो ये बताती है कि वो गीता से जरूर प्रभावित रहे। और वो कहते हैं कि कर्म के जो फल की इच्छा मत करो। वहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहते हैं कि हमें कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है, हमें हमेशा कर्म करते रहना है, फल अपने आप आपको मिलेगा। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी कृष्ण के बताए हुए मार्ग में जरूर चल रहे हैं, और कृष्ण की जो नीति रही है प्रधानमंत्री मोदी उसे राजनीतिक जीवन में भी उतारते हैं, साम नाम दंड भेद की। तो मुझे लग रहा है कि जरूर उन्हें सफलता मिलती है इस बात को लेकर। और गीता के बाद जितने नेताओं को अचानक से कार्यकर्ता उन्होंने बना दिया, उनसे पूछिए आप ये बात, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, चिंता मत करो। और यही कारण रहा, मुझे लग रहा है जरूरी है मोदी जैसे व्यक्तित्व का, अगर वो गीता का फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से देश को एक नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, चिदम्बरम साहब ने 2024 को लेकर के एक लेख लिखा और उसमें कॉन्टेक्स्ट है ये जो विधानसभा के चुनाव अभी हुए, जो नतीजे आए हैं, और उन्होंने ये कहा कि हालांकि बीजेपी और कांग्रेस में वोट शेयर के अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जो 3 राज्य कांग्रेस पार्टी हारी भी है वहां भी 40% प्लस वोट शेयर कांग्रेस का है, और ये बात सच है। लेकिन उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव जो है इस बात पर नहीं लड़े जाएंगे कि मैंने ये कहा, उसने वो कहा, मैंने ये वादे किए, अपने मैनिफेस्टो में ये वादे किए, उसने ये मैनिफेस्टो में लिखा। ये होंगे कि आप वोटर को निकाल कर अपने बूथ पर ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं। उनके शब्दों में उन्होंने कहा लास्ट माइल कैंपेन जो कर पाएगा, आखिरी वोटर तक जो पहुंच पाएगा, वो चुनाव जीतेगा। जो डॉर्मेंट वोटर होता है, जो जिसको हम लोग कई बार कहते हैं कि ये जो एंड वक्त पर अपना मूड डिवाइड करते हैं, स्विंग वोटर उसको हम लोग कह देते हैं, तो उसको जो निकाल पाएगा वो पार्टी जीतेगी, ये बात उन्होंने कहा। और स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये भी माना कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में जाते हुए एक एज साफ साफ दिखाई दे रहा है। चिदम्बरम साहब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने ये बात अगर सार्वजनिक तौर पर कही है तो उनकी पार्टी में बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन जो सच है शायद उन्होंने वो लिखा। हर्षवर्धन जी, अब देखिए, इस पर चिदम्बरम साहब की बात पर कितने लोग वो निकाल पाएंगे मतदाता, वो बाद में। पहले एक अभियान उन्होंने बड़ा शुरू किया है, डोनेट फॉर देश। और कमाल ये कि डोनेट फॉर देश की जो URL होनी चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए, वही कांग्रेस के पास नहीं। यानी अगर कोई डोनेट फॉर देश करने जाएगा तो दूसरी जगह चला जाएगा। बता देते हैं इसके बारे में। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने ऑनलाइन क्राउड फंडिंग यानी पब्लिक से चंदा लेने की एक कैंपेन की शुरुआत की है। तो जो चिदम्बरम साहब कह रहे हैं, मतदाता अगर ये कांग्रेस वाले ला भी रहे हैं तो वो चला जा रहा है भाजपा की तरफ। बड़ा विचित्र सा है, क्योंकि जब आप साल भर या लगातार किसी के साथ भरोसा नहीं बना पाते, कोई कनेक्ट आपका नहीं है, आप सोचते हैं कि वो चुनाव के वक्त आपके लिए खड़ा हो जाए और सत्ता पलट दे, इसके लिए मतदाता आता है, तो एक तो ये खत्म हो गया, ये अवधारणा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है कि मतदाता घर से निकला, ज्यादा मतदान हुआ तो वो सत्ता पलट देना चाहता है। एक ये भ्रम टूटा है। दूसरा, मतदाता जाता किसके लिए? जिसको उसे लगता है कि अरे भाई ये हमारा काम थोड़ा ठीक कर रहा है, जो काम हम कराने जाते थे उसमें किसी तरह की ब्यूरोक्रेसी, लाल फीताशाही नहीं हो रही,
हम जिस काम को लेकर रोज कहते थे, जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि भाई लाल फीताशाही का उदाहरण है, लाल बत्ती लेके लोग चलते चले जाते हैं। अभी भी हालांकि बहुत से लोग हूटर बजाते घूमते हैं, लेकिन अब वो नियम में नहीं है, तो लोगों को लगता है चलो ठीक है हम बराबर आ गए। 1200 ऐसे कानून जो कानून हर रोज उसको मुश्किल में डाल रहे थे, जब वो खत्म हो जाते हैं तो उसको लगता है कि हाँ भाई हम यही तो चाह रहे थे, हमारा काम हो रहा है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने पिछले कुछ समय में क्या किया, वो तो ऐसे समय में आतंकवादी जैसे हमले को भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जब देश में बेरोजगारी दर 3.2% है जो पीएलएफएस कह रहा है, और उसके बावजूद आप इस तरह की बात करते हैं। तो आप किस कार्यकर्ता को निकालेंगे? आपका जो कार्यकर्ता है वो तो वोट देने आ रहा है, नए लोगों में भरोसा आप बना पा रहे हैं क्या? वो संकट कांग्रेस का है, उससे कैसे निपटेगी, इस पर चिदम्बरम जी को लिखना शायद आज, लेकिन शायद चिदम्बरम साहब ने भी पूरे सच से आंखें चुरा ली, पूरा सच उन्होंने बयान नहीं किया राहुल जी। वो उनकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे चुनाव हारना जीतना, बस किसका चुनाव मैनेजमेंट कितना अच्छा था इस बात पर निर्भर करता है। जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे थे, जनता आप पर भरोसा कितना कर रही है, बड़ा पैमाना ये है, वो बात कह रहे हैं कि वोटर कौन कितना निकाल पा रहा है। देखिए एक बात आप 2004 के चुनावों से मैं आपको बताता हूं कि तब बीजेपी में एक जो है सोच बड़े तेजी से चली कि जो भी नेता जो है वो बीजेपी का हो, उसका लोगों के साथ कनेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं टूटना नहीं चाहिए। और ये बात जो है वो बीजेपी में काफ़ी ज़्यादा घर कर गई। और आज भी अगर आप देखेंगे तो जो बीजेपी के नेता हैं जो लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वो अपना बहुत अच्छा कनेक्ट लोगों से बना के रखते हैं। और कनेक्ट तभी बनता है जब आप किसी के सुख दुख में उसका साथ दे रहे हों, किसी की समस्याओं को हल कर रहे हों। दूसरी बात जो पी चिदम्बरम ने कही है, वो ब्लॉक लेवल तक बीजेपी का जिस तरह का संगठन है, वो सही बात कह रहे हैं कि ब्लॉक लेवल तक बहुत ज़बरदस्त संगठन जो है बीजेपी ने बनाया। और शायद वो इसलिए बनाया कि वो लोगों को एनकरेज करते हैं कि आप हमारे कामों को देखिए और लोग आप जाके वोट करिए, हमारे काम अगर आपको पसंद आते हैं तो उसके लिए वोट करिए। तो ये बात सही है, अगर लोग अंदर रह जाएंगे तो शायद वोट कौन लोग वोट करने गए उस पर चुनाव तय हो जाएगा। इसीलिए सारे लोगों का बाहर आना, ज़्यादातर लोगों का बाहर आना चुनाव के वक्त, वो बहुत ज़रूरी है। और इसमें बीजेपी का जो संगठन है ब्लॉक लेवल तक, वो बहुत अच्छा काम करता है। तो मुझे लगता है कि वो जहाँ तक ये बात कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट की बात कह रहे हैं, वो शायद वहाँ तक सही है, लेकिन मैनेजमेंट तभी सफल हो पाएगी जब आपका कोई काम होगा, जब आपके लोग जो हैं, आपके नेता लोगों के साथ कनेक्ट हों। ठीक, समीर जी। देखिए लोकतंत्र के अंदर जब चुनाव होते तो जनता वो सरकार बनाने के लिए, सरकार गिराने के लिए निकलती है। और आप देखिए 2019 का चुनाव परिणाम स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें और 37% वोट मिला था, कांग्रेस को 19% वोट मिला है और 52 की 54 सीटें मिली थी। आप देखिए 18% का वोट बैंक का फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर। कांग्रेस 2019 के चुनाव में ऐतिहासिक रसातल पर चली गई थी, 20% से कम वोट बैंक मिला था। कांग्रेस कैसे इस 20% जो 18% कम वोट बैंक मिला है भारतीय जनता पार्टी को 37% मिला है, और आज भारतीय जनता पार्टी 50% वोट बैंक पाने के लिए 2024 की तैयारी कर रही है। और यह तय मानिए कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक 40% के ऊपर जा रहा है। जो पार्टी 40 के ऊपर जाने की तैयारी कर रही है, और कांग्रेस जो 19% वोट बैंक पर रही थी, वो कैसे भारतीय जनता पार्टी से दुगने वोट बैंक का जो गैप है उसको कवर करेगी। सिर्फ ये कह देने से कि भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा वोट नहीं होता, आपको संगठन बनाना पड़ता है, जनता को तैयार करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। मतदाता आपके परफॉर्मेंस के आधार पर तय करता है कि मुझे इस सरकार को वोट देना है कि नहीं देना है, नई सरकार लाना है कि यही सरकार मुझे रखना है। मुझे लग रहा है चिदम्बरम भी इस बात को जानते हैं, कांग्रेस भी इस बात को जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी को 2024 का चुनाव हराना लगभग असंभव है। कांग्रेस की पूरी कोशिश अब यह करना चाहिए कि वो कैसे 52 सीटों से बढ़ा के अपनी सीटें कुछ बढ़ा ले और सम्मानजनक हार की तरफ बढ़े। हराना तो संभव कांग्रेस के लिए नहीं है।